एंट इराक मिथ और कहानियों की जमीन, जिसमें है बाइबल के कुछ सबसे बेहतरीन शहर। यहाँ कई सारी सिविलाइजेशन ने जन्म लिया है। ये दुनिया की कुछ सबसे अहम जगहों में से एक है। अब दसियों साल की जंग के बाद आर्कियोलॉजिस्ट इराक वापस लौट रहे हैं। हमारे कैमरे वहां तक पहुंचे जहां पहले कभी नहीं गए, और वो पता लगा रहे हैं में दफन खजनों का, और सामने लाएंगे ओल्ड टेस्टामेंट की असली दुनिया को। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को सिर्फ बाइबल में लिखी हुई बातें पता है। मेरे ख्याल से मिथ और कहानियों में फर्क करना बहुत मुश्किल होता है। इस बार आर्कियोलॉजिस्ट सामने ला रहे हैं प्राचीन दुनिया की दो सुपर पावर्स को, निनवा और बेबीलोन। नेबुकदनेस्सर बेबीलोन को दुनिया का सबसे बेहतरीन शहर बनाना चाहते थे। दो बदनाम शहरों के बीच की लड़ाई ने प्राचीन दुनिया को कैसे आकार दिया, और बाइबल में इन्हें पापों का शहर क्यों कहा गया। संगीत है इराक, जहां से सिविलाइजेशन शुरू हुई। 2500 साल पहले दो बड़े शहरों और उनके राजाओं का इस प्राचीन जमीन पर दबदबा था, बेबीलोन और उसका कट्टर दुश्मन निनवा। बबन सेंट्रल इराक में यूफ्रेसिया का शासन था, और जिन्हें गढ़ के गुस्से ने बर्बाद कर दिया। लेकिन क्या इन कहानियों का कोई और पहलू भी है? बाइबल में कई तरह की बातें लिखी गईं, और उनमें अपने मन मुताबिक बदलाव किए गए और फिर से लिखा गया। लेकिन यह सिर्फ तब तक चला जब तक शुरुआती ट्रैवलर्स ने यूरोप में लोगों को वह बताना शुरू नहीं किया जो उन्होंने खंडहरों के बारे में लोगों को बताया, जिन्हें उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। और इसी तरह से वह मिथ रिक्रिएट किया गया। नेवा दोनों शहरों में सबसे पुराना। इसकी नींव असीरियंस नाम के लोगों ने रखी थी। बाइबल कहती है कि नेवा बहुत बड़ा मेट्रोपोलिस था, इतना बड़ा कि इसे पार करने में 3 दिन लगते थे। इसकी दीवारें कई मीलों तक फैली हुई थीं और बड़े पैलेस और मंदिरों की सुरक्षा करती थीं। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? क्या निनवा उतना ही बड़ा था जितना कहानी में बताया गया है? इंजीनियर्स ने 1970 में निनवा की कभी बेहद बड़ी सुरक्षा दीवारों के अहम हिस्सों को रिक्रिएट किया कि वह कैसी दिखती होंगी, लेकिन अब बस खंडहर ही बचे हैं। 2014 में इस्लामिक स्टेट ने शहर के प्राचीन खंडहरों के वजूद को मिटाने की कोशिश की। खैर, दीन नासिर मजल में एंटीक्विटीज के हेड हैं। वो और उनकी टीम बर्बाद हो चुके हिस्सों को फिर से बना रहे हैं, यह सामने लाने के लिए कि यह प्राचीन शहर कितना बड़ा था। इस शहर को बनाने में कमाल की इंजीनियरिंग का इस्तेमाल हुआ था। इसका बेस ऐसे आर्किटेक्चरल टेक्निक से बनाया गया था जिन पर आपको यकीन भी नहीं होगा। खैर, दीन एक बड़े ढांचे की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं जिसे शमश गेट कहा जाता है। यह निनवा की सिटी वॉल्स के उन कुछ हिस्सों में से है जो तबाह होने से बच गया। यह गेट निनवा के सबसे इंपॉर्टेंट एंशिएंट गेट्स में से एक है, और इसे कई का सपोर्ट मिला हुआ है। इसे सबसे अच्छी तरह बने गेट्स में से एक माना जाता है। यहाँ की ज्यादातर चीजें मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन हैं, लेकिन इन्हें ओरिजिनल फाउंडेशन पर ही बनाया गया है। यह शायद सबसे रखा गया था। यह गेट बहुत अहम है क्योंकि यह शहर के ईस्टर्न कॉर्नर में है, और इस गेट की खासियत यह हुआ करती थी कि शहर को यह गेट सभी नॉर्दर्न अटैक से बचाता था। हमारे कैमरे इराकी टीम को इस खंडहर बन चुके अजूबे को एक्सप्लोर करते हुए रिकॉर्ड कर रहे हैं। यहाँ शमश गेट में इस्लामिक स्टेट के लुटेरों ने ब्लैक मार्केट में था। इन्हीं सिटी वॉल्स के नीचे एक रहस्यमय सुरंग के खंडहर मिले हैं। हमने इस जगह पर खुदाई की और हमें यह देखकर हैरानी हुई कि यह एक वाटर इनलेट यानी कनाल थी। यह टनल 42 मीटर लंबा है, लेकिन हम सरफेस के 8 मीटर नीचे हैं। यह कनाल पहाड़ से निनवा तक पानी पहुंचाने वाले विशाल नेटवर्क का हिस्सा थी। निनवा में तब पानी की बहुत कमी थी, भयंकर सूखा पड़ा हुआ था, और इसलिए वह दूर से पानी लाने के लिए इतनी मेहनत कर रहे थे। यह सनाकरब के लिए एक बड़ी कामयाबी थी। शहर में पानी लाने की वजह से ही सनाकरब एक शानदार गार्डन बनवा पाया। असीरियन किंग्स को रॉयल पार्क्स बहुत पसंद थे, जहां दो सभी तरह के एक्सोटिक फ्रूट उगाते थे।
यह सनाकरब का बनाया गया आर्टिफिशियल बेड है और कनाल के पास यहाँ एक दूसरा बेड मौजूद है। डिजिटल एलिवेशन मॉडल से यह साफ हो गया है कि यह एरिया काफी ऊंचाई पर था, तो यह एक नरो कनाल थी जिसने किसी आइलैंड की तरह कुंज को घेर रखा था। पानी को इस जगह पर और शहर के आसपास लाकर उन्होंने कनाल का एक पूरा सिस्टम बनाया और वहीं से गार्डन्स के लिए पानी लिया जाता था। कोलो को इस बात के भी सबूत मिले हैं कि सनाकरब को इतने बड़े पैमाने की प्रोजेक्ट्स पर काम करने की काबिलियत कहां से हासिल हुई। हमें लिटरेरी टेक्स्ट की एक लाइब्रेरी मिली है और उसमें मौजूद कंटेंट काफी दिलचस्प है। इसके कोई एडमिनिस्ट्रेटिव एस्पेक्ट्स नहीं हैं। यह पढ़े लिखे लोगों के लिए बनी लाइब्रेरी है। निकोलो और उनकी टीम को करीब 50 टेक्स्ट के टुकड़े मिले हैं, लेकिन यह तो बस झलक भर हैं। निन्वा में एक लाइब्रेरी थी जिसका नाम था लाइब्रेरी ऑफ आशरबा-नेपाल, जो कि एक कमाल की लाइब्रेरी है जिसमें हजारों टैबलेट्स मौजूद थे। तो निन्वा सही मानों में एक शाही राजधानी थी जहां पूरे एम्पायर से इंटेलेक्चुअल लोग आया करते थे। इस शहर को लेकर सनाकरब के सजाए गए सपने वाकई कमाल हैं। सनाकरब के दिमाग में यह था कि उनकी कैपिटल सिटी दूसरी सभी कैपिटल सिटीज को पछाड़ देगी, और यहां उन्होंने जिस जगह पर भी काम किया वहां कामयाब हासिल करने की कोशिश की, और वैसी कामयाबी किसी को नहीं मिली। के साथ है ने चेतावनी दी कि शहर बर्बाद हो जाएगा, एक प्रेडिक्शन जो सच साबित हुई। 612 बीसी में निन्वा के कट्टर दुश्मन बेबीलोन ने उसे धराशायी कर दिया। असीरियन एम्पायर बिखर गया और फिर पहले जैसा नहीं हो पाया। उनकी राजधानी अब दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गई थी। अब वर्ल्ड मॉन्यूमेंट्स फंड के उसामा हिशाम और आर्कियोलॉजिस्ट अमार अल्ताही मिलकर फिर से बेबीलोन को बना रहे हैं। हैरत की बात है कि इस शहर की इतनी बदनामी के बावजूद इन्वेस्टिगेटर्स को इसके ओरिजिन के बारे में बहुत कम जानकारी है। बेबीलोन सबसे अहम आर्कियोलॉजिकल और हेरिटेज साइट्स में से एक है, न सिर्फ इराकी के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी। अब तक शहर के बस 3% हिस्से को ही एक्सकवेट किया गया है, मतलब यह तो बस शुरुआत ही है। उसामा और अमार फिलहाल गॉडेस निनम के लिए बने एक मंदिर को रिस्टोर कर रहे हैं। जमीन के ऊपर इसका एक मॉडर्न रिकंस्ट्रक्शन किया गया है जिसे सद्दाम हुसैन के शासन में बनवाया गया था। इराक का कुख्यात तानाशाह बेबीलोना चाहता था, लेकिन रिकंस्ट्रक्शन एंड फाउंडेशन के ऊपर किए गए हैं। हम नमक के मंदिर की ओरिजिनल वॉल्स के बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए यह टेस्ट पिट्स खोद रहे हैं। ज्यादातर मॉडर्न वॉल्स ओरिजिनल मड ब्रिक और ओरिजिनल फाउंडेशन पर बनाई गई हैं। इस तरह की एक्सकवेशन ट्रेंचेस बताती हैं कि कैसे बेबीलोन की ओरिजिनल बिल्डिंग्स को मड ब्रिक से बनाया गया था। टीम को अपने रिपेयर्स और ऑथेंटिक बनाने के लिए मड ब्रिक की बेबीलोनिया रेसिपी को समझना पड़ा। हमने कई मेथड्स ट्राई किए, जैसे कि रीड और एनिमल डंग को साथ मिलाया, लेकिन फिर हमें पता चला कि अलग अलग मटेरियल जैसे रेत, मिट्टी, पानी और स्ट्रो को मिलाकर ही मड ब्रिक्स को सही ढंग से बनाया जा सकता है और उसके बाद उन्हें धूप में रखना होता है। अगर टावर ऑफ बेबल सच में बना होता तो वह ऐसे ही मड ब्रिक से बना होता। लोगों को लगता है कि शहर का विशाल जिगरा ही शायद बिब्स रहा होगा, लेकिन एक दिक्कत है। अब यह बस मड ब्रिक का एक ढेर भर है और कोई नहीं जानता कि यह कितना पुराना है। शहर के हाई वाटर लेवल की वजह से आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बेबीलोन की सबसे पहली बिल्डिंग्स को ढूंढना बहुत मुश्किल है। आप इस इलाके को देखेंगे तो यह रेगिस्तान की तरह लगता है, लेकिन बेबीलोन में वाटर लेवल बहुत ऊंचा है, क्योंकि यह यूफ्रेसिया तो वाटर टेबल बहुत ही ज्यादा हाई है और यह प्राचीन वक्त में भी एक बहुत बड़ी परेशानी रही होगी। पानी बिल्डिंग्स की दीवारों तक पहुंचकर उनके मटेरियल को नुकसान पहुंचाता है, तो आर्कियोलॉजिस्ट को सिटी के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए कहीं और सबूत तलाशने होंगे। जेनेसिस के मुताबिक बैबल दुनिया की फर्स्ट सिटीज में से एक था, लेकिन आज ज्यादातर आर्कियोलॉजिस्ट मानते हैं कि वो बाकी शहरों के मुकाबले टेर से बना। असीरियन दिल्ली को लगता है कि बेबीलोन 1800 बीसी के आसपास हामुराबी नाम के राजा के दौर में ताकतवर बनकर उभरा। हामुराबी एक बड़ा बिल्डर था और शायद उसने ही ओरिजिनल जिगरा को बनवाया हो।
उसने बेबीलोन को एक छोटी सी रीजनल सिटी से एक बड़े मेट्रोपोलिस में बदल दिया। हामुराबी एक महान राजा थे। उन्होंने ट्रांसपोर्ट जैसी चीजों को आसान बनाने के लिए कई कैनल्स बनवाई और कैनल्स बनने की वजह से ही बड़े बड़े खेतों की सिंचाई करना मुमकिन हो पाया। इस कमाल के शासक ने अब तक पाई गई लॉस की सबसे शुरुआती लिस्ट्स में से एक को भी तैयार किया, और हो सकता है कि बाइबल का आंख के बदले आंख का नियम, कोड ऑन ऑफ हमराबी के नाम से जानी जाने वाली इस लिस्ट के रेसिप्रोकल जस्टिस के प्रिंसिपल से ही इंस्पायर हो। आर्कियोलॉजिस्ट को पूरे मिडिल ईस्ट में कोड की कॉपीज मिली हैं। हमें ऐसा लगता है कि हामुराबी और उनकी डायनेस्टी के खत्म होने के काफी वक्त बाद कोड ऑफ हामुराबी अलग अलग शहरों में पहुंचा था, ताकि उस शहर के राजा खुद को हामुराबी और उनके लॉ कोड को मिली बेशुमार शोहरत से जोड़ सके। यह बताना नामुमकिन है कि बेबीलोन की नींव कब रखी गई, लेकिन इसका लंबा और शानदार अतीत बताता है कि बाइबल के राइटर्स ने इसे दुनिया की फर्स्ट सिटीज में से एक क्यों माना। स्टेफनी को लगता है कि बैबल की शोहरत की वजह से उसकी बदनामी भी हुई, जो टावर ऑफ बेबल की कहानी के ओरिजिन का एक्सप्लेनेशन हो सकती है। ऐसा लग रहा है वह इस बात का मजाक उड़ा रहे थे कि लोग आपस में बड़बड़ा रहे थे और एक दूसरे को नहीं समझ पा रहे थे। और इससे मुझे यह पता चलता है कि बेबीलोन कितना कॉस्मोपॉलिटन रहा है, जो मड ब्रेक से टावर्स बनाते हैं जो हमेशा गिर जाते हैं। और यह सच है कि आखिर में टावर ऑफ बेबल और बेबीलोन का सिगरेट तहस नहस हो गया। तो बिब्स ऑथर्स ने बेबीलोन की खामियों पर इतना ध्यान क्यों दिया, जबकि बाकियों ने उस शानदार शहर की तारीफ की? इसका जवाब है इसका सबसे बदनाम राजा नेबुकदनेस्सर। सेकेंड 586 बीसी में बेबीलोनिया आर्मीज ने जूड किंगडम पर हमला कर दिया और जेरूसलम को जीत लिया। नेबुकदनेस्सर के इस कैंपेन की वजह से बेबीलोन बदनाम हो गया। बाइबल के मुताबिक उसने शहर के मंदिर में तोड़फोड़ की और उसके लोगों को बैबल भेज दिया। यह साल पहले बेबीलोन के डर और शक्ति को देखकर लोग हैरत में आ गए थे, एजाइल जुडिस प्रोसेशनल वे नाम के बड़े से रास्ते से इनर सिटी में जाते थे, जो कि शहर के मेन एंट्रेंस तक जाता था। द स्टार गेट। बेबीलोनिया इंजीनियर्स ने इस गेट को बनाने के लिए मड ब्रिक की जगह फायर ब्रेक का इस्तेमाल किया और इसे जानवरों की इमेजेस से कवर कर दिया, ताकि इसे देखकर लोग हैरान हो जाएं। पर एजाइल जूलियंस के लिए यह एक बेहद अलग जेल का एंट्रेंस लाया था। क्या नेबुकदनेस्सर ही वो शोहरत का भूखा इंसान था जिसका बिबल में जिक्र है? हमारी कैमरा को उसामा हिशाम और उनकी टीम को स्टारगेट रिबिल्ड करने के दौरान रिकॉर्ड करने के लिए स्पेशल एक्सेस मिला है। प्राचीन बेबीलोन में कई एंट्रेंस थे, लेकिन यह सबसे बेहतरीन था। यह प्राचीन दुनिया का एक अजूबा है। कई सदियों के दौरान इस विशाल मॉन्यूमेंट को बेबीलोन की वाटर प्रॉब्लम से परेशानी हुई। जो बड़ी दिक्कत हम यहाँ स्टारगेट में देख रहे हैं वह है ग्राउंड वाटर का बेहद ऊंचा लेवल, और नेबुकदनेस्सर को भी यही परेशानी हो रही थी। पानी ब्रिक्स को नुकसान पहुंचा रहा था, तो उन्होंने गेट को दबाकर उसके ऊपर एक नया गेट बनवाया। गेट की सुरक्षा के लिए टीम को पक्का करना होगा कि पानी ब्रिक वॉल्स के बीच इकट्ठा ना हो। यह है री पॉइंट। असल में हम ब्रिक्स के मौजूद गैप्स को हमारे एक्सपर्ट्स के बनाए स्पेशल मोटर से फील कर रहे हैं। इस मोटर की वजह से बारिश का पानी मॉन्यूमेंट्स में नहीं आएगा, और अगर अंदर थोड़ा बहुत पानी होगा भी तो वह बाहर निकल जाएगा। रिकंस्ट्रक्शन वर्क के जरिए ओसामा उस राजा की सोच को जान पा रहे हैं जिसने इसे बनवाया था। आप मॉन्यूमेंट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेबुकदनेस्सर कितने एम्बिशियस थे। नेबुकदनेस्सर द सेकंड बेबीलोन को दुनिया का सबसे शानदार शहर बनाना चाहते थे, लेकिन नेबुकदनेस्सर को ऐसा शहर चाहिए था जो खूबसूरत हो और बड़ा भी हो। 1900 के दशक में बेबीलोन के कुछ हिस्सों को बर्लिन ले जाया गया, जहां स्पेशलिस्ट ने बड़ी मेहनत से नेबुकदनेस्सर की सबसे बड़ी अचीवमेंट को रिकंस्ट्रक्ट करके पहले जैसा किया। म्यूजियम क्यूरेटर हेलेन ग्रीस अब इस एंट मेगा स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर रही हैं। आप स्टार गेट को सामने से देखेंगे तो लगेगा कि यह कमाल का है। यह बहुत ही बड़ा गेट है, बल्कि यह शहर ही बहुत बड़ा है। हम जो म्यूजियम में देख रहे हैं
यह पूरा तार गेट नहीं है जैसा कि बेबीलोन में बनवाया गया था। वह एक डबल गेट था और यह बस उस गेट का एक छोटा सा हिस्सा है। असल में तो गेट म्यूजियम वाले के मुकाबले साइज में 2 गुना था। यह इतने बड़े साइज का मॉन्यूमेंट सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं था, यहां जश्न भी मनाए जाते थे। नेबूकदनेस्सर ने बाइबल को दुनिया का सबसे महान शहर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। जो बात मुझे कमाल की लगती है वह यह कि उन्होंने प्रोसेशनल वे या स्टार गेट को बनाने में कितनी ज्यादा मेहनत की। उन्होंने उसमें ग्लेज्ड ब्रिक्स लगाई जिन्हें बनाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हेलन को लगता है कि यह ग्राउंड ब्रेकिंग मॉन्यूमेंट्स यह भी बताते हैं कि नेबूकदनेस्सर खुद को कैसा दिखाना चाहते थे। असीरियन पैलेस की दीवारें जंग और जीत की इमेजेस से भरी पड़ी हैं, लेकिन इन बेबीलोनिया दीवारों पर मिथिकल बीस्ट की भरमार है। प्रोसेशनल वे में शेर मौजूद है और तार गेट पर 2 अलग अलग तरह के जानवर देखे जा सकते हैं। इनमें से एक बुल है और दूसरा एक स्नेक ड्रैगन। लायन स्टार को दिखाता है, प्यार और जंग की देवी बेलवेदर गॉड अडर्ड का सिंबल है और व्हाइट ड्रैगन माडू का अवतार है, बेबीलोन के चीफ गॉड। इन दीवारों पर 575 से ज्यादा जानवर हैं। नेबूकदनेस्सर खुद को गॉड्स के डिवोटली, यह असीरिया के आर्किटेक्चर के बिल्कुल उलट है जो कि जंग और जीत को दिखाता है। न्यू बेबीलोनिया दौर में असीरिया और बेबीलोनिया के विजुअल आर्ट में काफी फर्क देखने को मिलता है। असीरिया में राजा को वॉर सीन्स में दिखाया गया था, लेकिन बेबीलोनिया आर्ट में हमें यह देखने को नहीं मिलता। उनमें हमें राजाओं का रिप्रेजेंटेशन ना के बराबर ही देखने को मिला, पर हमें बहुत सारे गॉड सिंबल्स दिखे। लेकिन बिब्स एसाइल राजा को इतने अच्छे इंसान के तौर पर तो नहीं देखते। नेबूकदनेस्सर ने राजा के तौर पर 40 साल से ज्यादा वक्त तक लड़ाई लड़ी। वह हमेशा ही जंग लड़ रहे होते थे, तो यह नहीं कह सकते कि न्यू बेबीलोनिया टाइम में कोई लड़ाई नहीं हुई। नेबूकदनेस्सर ने प्राचीन दुनिया को आजाद नहीं कराया था। उसने जेरूसलम जैसे शहरों से जीत में हासिल खजाने से बाइबल को फिर से महान बनाया। तो इस बेहद बड़ी जेल के अंदर एंजल्स की जिंदगी कैसी थी? बाइबल में बाइबल को नेबूकदनेस्सर II के शासन के दौरान पाप का सबसे बड़ा शहर बताया है। उसमें कहा गया है कि उसने जूड़ा को जीतकर उसके लोगों को बेबीलोन भेज दिया। बुक ऑफ डेनियल के मुताबिक एजाइल को अपने नए घर में लगातार कठिन सामना करना पड़ा। यहां तक कि एक राजा ने खुद प्रॉफेट डेनियल को शेर की मान में फंसा दिया। आखिर में बेबीलोनिया को गॉड के गुस्से का सामना करना पड़ा। नेबूकदनेस्सर में हालात बेहद खराब हो गए और पर्ज ने शहर को जीत लिया। कई हिस्टोरियन को लगता है कि बाइबल के शुरुआती हिस्से एजाइल प्रीस्ट ने बेबीलोन लिए एजाइल का वक्त बहुत दुख भरा था। शायद इसलिए बाइबल में शहर को इतना बुरा दिखाया गया है। जब पर्शिया के राजा साइरस द ग्रेट ने शहर को जीतने के बाद एक्साइल को जेरूसलम जाने की इजाजत दे दी, तो कई लोगों ने रुकने का फैसला किया। हमें यह पता चला कि वापस जुडिया जाने की इजाजत मिलने के बावजूद कई जुडिस बेबीलोनिया में ही रुके रहे, जबकि वह वापस जा सकते थे। हमें नेबके के बारे में ज्यादातर जानकारी बाइबल से ही मिली है और उसमें उन्हें बहुत नेगेटिव दिखाया गया है। जाहिर है यह जानकारी बस एक ही पर्सपेक्टिव दिखाती है, नेबूकदनेस्सर की। सेकंड का दौर यकीनन उतना पीसफुल नहीं था, लेकिन उन्होंने वही किया जो उनसे पहले और उनके बाद के राजाओं ने किया। बाइबल के बर्बाद होने के सैकड़ों साल बाद बुक ऑफ डेनियल लिखी गई। यह एक अपोकैलिप्स स्टोरी थी जिसमें चेतावनी दी गई थी कि गढ़ की नाफरमानी करने वालों को सजा मिलेगी, जैसे कि पापी राजा नेबूकदनेस्सर को मिली। स्टेफनी डली को लगता है कि बाद के राइटर्स ने सच्चाई को कहानियों से मिला दिया। मुझे लगता है कि मिथ और कहानियों को अलग अलग करना बहुत मुश्किल है। बाइबल के पतन की कहानी में बेलशजर को बेबीलोन के राजा के तौर पर दिखाया गया है, जबकि वह राजा के बेटे थे। बाइबल के क्रिश्चियन राइटर्स ने बाइबल को एक बुरी और पाप से भरी जगह के तौर पर दिखाया है। फिर यही बातें इस शहर की पहचान बन गई। मेरे ख्याल से वह बहुत गलत वजहों से दुनिया के सबसे मशहूर शहरों में शामिल हो गया। इसे बुक ऑफ रेवलेशन में शामिल किया गया, जो कि कमाल की बुक है,
और बुक ऑफ रेवलेशन बेबीलोन में हो रहे गलत कामों की बात करती है और स्कॉलर्स को यह एहसास हुआ कि वह असल में रोम की बात कर रहे थे और वह नहीं चाहते थे कि उन्हें रोम को बुरी जगह कहकर किसी तरह की सजा मिले। इसलिए उन्होंने उसे बेबीलोन कहा। बेबीलोन और निनवा के बीच कट्टर दुश्मनी ने प्राचीन दुनिया को आकार दिया। बाइबल के राइटर्स ने इन शहरों की कामयाबी और पतन को सावधान करने वाली कहानियों के तौर पर देखा कि गॉड को नाखुश करने वालों के साथ क्या होता है। एंड नियर ईस्ट की ऐतिहासिक सच्चाई को जल्द ही भुला दिया गया था। वेस्टर्न सिविलाइजेशन को बस वही बातें पता है जो लिखी हैं बाइबल में। मेसोपोटामिया में एंट और मॉडर्न मिथ का एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करना उस जगह की खासियत की तरह है। लेकिन अब आर्कियोलॉजिस्ट इन कमाल की सिविलाइजेशन की सही कामयाबी सामने ला रहे हैं। बर्बाद हो चुके अजूबे को फिर से बनाकर और रिच और एंट कल्चरस को फिर से जिंदा करके। इनकी इन्वेस्टिगेशंस को कई साल लगेंगे क्योंकि इराक दशकों की जंग और आतंकवाद से उभर रहा है। लेकिन निनवा के बेबीलोनिया और असीरियंस हमारे लिए एक शानदार विरासत छोड़ गए हैं। उन्होंने फर्स्ट सिटी बिल्डर्स एंड सुमेरियंस की कहानियों और कल्चर को प्रिजर्व किया, जिसकी छाप आज भी दुनिया के 3 सबसे बड़े धर्मों में देखने को मिलती है। बाइबल की लॉस्ट सिटीज का सच सिविलाइजेशन के शुरू होने की कहानी है। इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। मिस्टीरियस टीवी पर और भी मजेदार और ज्ञान से भरी वीडियो देखने के लिए यहाँ आपको मिलेगा ज्ञान का भंडार। तो अभी सब्सक्राइब करो और नई नई जानकारियों का लुत्फ उठाओ, सिर्फ मिस्टीरियस टीवी पर, और रहस्यों की दुनिया में खो जाओ।